देखिए मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। मीर कासिम कौन रहता है? तो मीर जाफर का दामाद रहता है। मीर कासिम कौन है? तो यह बात आपको याद रखना है, मीर जाफर का दामाद है। यह नोट्स कर लीजिएगा कि मीर कासिम मीर जाफर का दामाद है। उसके बाद मीर कासिम, देखिए मीर कासिम कैसे मतलब का बंगाल का नवाब बनता है। देखिए होता क्या है, जब 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध जीत जाता है तो बंगाल में अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनता है। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए बंगाल का गवर्नर। जब हम लोग गवर्नर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है, फर्स्ट गवर्नर क्लाइव बनता है। क्लाइव 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक। क्लाइव कब तक रहता है? 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक। कार्यवाहक क्लाइव चल जाता है 1760 ईस्वी में, चला जाता है कहाँ? लंदन। तो कार्यवाहक गवर्नर बनता है। कार्यवाहक गवर्नर कार्यवाहक गवर्नर हॉलवेल बनता है। हॉलवेल भी कुछ दिन के लिए बनता है 1760 ईस्वी में, लेकिन फिर अगला जो गवर्नर बनता है, अगला गवर्नर जो बनता है वेंसी टाट। वेंसी टाट वेंसी टाट 1760 ईस्वी से लेके वेंसी टाट 1760 से लेके 1765 ईस्वी तक रहता है। कब तक? मई 1765 ईस्वी तक। फिर दोबारा क्लाइव आता है भारत। क्यों आता है अभी बताएंगे। क्लाइव फिर क्लाइव बनता है मई 1765 से लेके 1767 ईस्वी तक। फिर क्लाइव के बाद बरेलास्ट बनता है। बरेलास्ट बनता है 1767 से लेके 1769 तक। फिर बरेलास्ट के बाद कॉटियर बनता है 1769 से लेके 1772 तक। उसके बाद कॉटियर के बाद वारेन वारेन हेस्टिंग्स अगला गवर्नर बनता है को बंगाल का 1772 से लेके 1784 तक। उसके बाद समझेंगे किसी के समय में, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वारेन हेस्टिंग के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसी के बाद बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, तो वो जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक साइड कॉपी में लिख लीजिएगा कि कौन सा गवर्नर, यहाँ समझने में आपको आसानी होगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है कलर 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक। उसके बाद कार्यवाहक गवर्नर बनाया जाता है कुछ दिन के लिए हॉलवेल को 1760 ईस्वी में। फिर वेंसीटाट बनता है 1760 से लेकर 1765 ईस्वी तक। यहाँ मई हम 1765 तक क्यों बताए, महीना क्यों बताए, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों बताए हैं। फिर क्लाइव बनता है 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक। फिर बरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी तक। फिर कॉटियर 1769 से लेकर 1772 ईस्वी तक। देखिए मीर कासिम जो है हॉलवेल और वेंसीटाट को बहुत सारा धन उपहार में देने का मतलब वचन देता है कि मीर कासिम कहता है वेंसीटाट से और हॉलवेल से कि आप हमको गवर्नर बनाइए, सॉरी हमको बंगाल का नवाब बनाइए, हम आपको बहुत सारा धन देंगे और बहुत सारा अधिकार देंगे। तो यही होता है। और उससे पहले मीर जाफर के पास पैसा बचा भी नहीं था, तो यह सब भी खोज रहे थे, अंग्रेज भी खोज रहे थे कि नया आदमी को बंगाल का नवाब बनाया जाए जो हमें ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करा दे। तो इसी कारण इसी में मीर कासिम प्रपोजल देता है वेंसीटाट को कि आप हमें बंगाल का नवाब बनाइए, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। तो इसको भी बंगाल का नवाब बनना है, ये सब भी खोज रहा था कि हमें जो है बहुत सारा धन देने वाला चाहिए। देखिए मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है उससे पहले अंग्रेज को क्या क्या देता है। अंग्रेज को क्या मिलता है? देखिए सबसे पहले चटगांव चटगांव वर्धमान मिदनापुर मिदनापुर का दीवानी अधिकार मिलता है। दीवानी अधिकार मिलता है। ये सब जिला था, चटगांव वर्धमान मिदनापुर जिला का
दीवानी अधिकार किसको मिल जाता अंग्रेज को? लेकिन मीर जाफर के समय में सिर्फ एक जिला 24 परगना जिला का दीवानी अधिकार मिला था अंग्रेज को। लेकिन मीर कासिम का था हम आपको 3 जिला का, वो भी बढ़िया बढ़िया जिला का दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार कहने का मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार किसको मिल जाता अंग्रेज को? कौन कौन सा 3 जिला है? तो चटगांव है, बर्धमान है और मिदनापुर है। इस इन तीनों जिला का दीवानी अधिकार किसको मिल जाता है? मीर कासिम को मिल जाता है, सॉरी अंग्रेज को मिल जाता है। किसके द्वारा मिल जाता है? मीर कासिम के द्वारा। जब मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है इसके बाद सिलहट के, सिलहट जगह का नाम है, सिलहट के चूना पत्थर, चूना पत्थर के व्यापार में 50% हिस्सा देता है। मतलब सिलहट में जो चूना पत्थर का व्यापार चल रहा था उसमें 50% का हिस्सा किसको मिल जाता है? अंग्रेज को मिल जाता है। साथ ही साथ रंजीत टाट को 5 लाख रुपया दिया जाता है मीर कासिम के द्वारा, और हॉलवेल को लगभग 2,70,000 रुपया दिया जाता है मीर कासिम के द्वारा। उसके बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ये सब अंग्रेज को मिल जाता है और सारा अधिकार मिलता है। सोडा और नमक बनाने का अधिकार अंग्रेज को मिल जाता है। ये सब नहीं जानना है, जो जानना है ये हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप देखिए मीर कासिम क्या करता है। मीर कासिम महत्वाकांक्षी शासक रहता है। मीर कासिम जानता है कि हम अंग्रेज के मदद से बने हैं तो अंग्रेज मेरे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा। मीर कासिम अंग्रेज से छुटकारा पाना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले मीर कासिम क्या करता है? अपना राजधानी परिवर्तन करता है। मीर कासिम क्या करता है? अभी मीर कासिम का कार्य क्या है? राजधानी परिवर्तन। सबसे पहले क्या करता है? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन करने का मतलब मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी लाता है। पहले मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद राजधानी, मतलब पहले बंगाल का राजधानी ढाका था, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खां के द्वारा लाया गया, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुंगेर किसके द्वारा लाया गया? मीर कासिम के द्वारा। तो राजधानी परिवर्तन करता है कहां से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी बनाता है। राजधानी बनाता है। मुंगेर का पुराना नाम था मुगदलपुर। मुंगेर का पुराना नाम क्या है? मुगदलपुर। राजधानी परिवर्तन करता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाता है, और यहाँ अपना सैनिक सुधार भी करता है। सैनिक सुधार में क्या करता है? सेना को यूरोपियन पद्धति के हिसाब से ट्रेनिंग देता है गुरगीन खां के नेतृत्व में। गुरगीन खां के, ये आप नोट कर लिए गवर्नर आप नोट कर लीजिएगा। गुरगीन खां के नेतृत्व में। गुरगीन खां कहाँ कराता है? आर्मेनिया का व्यक्ति रहता है गुरगीन खां। गुरगीन खां के नेतृत्व में सेना को यूरोपीय ढंग से परीक्षण दिया जाए, यूरोपीय पद्धति के हिसाब से सेना को ट्रेनिंग दिया जाए, परीक्षण दिया जाए। उसके साथ अपने क्षेत्र में आर्थिक सुधार भी करता है, और इतना ही नहीं, आर्थिक सुधार भी करता है। उसके बाद मुंगेर में गोली बंदूक और गोला बारूद का फैक्ट्री लगाता है। गोला बारूद और गोली बंदूक का फैक्ट्री लगाता है। उसके बाद अपना आर्थिक सुधार भी करता है। आर्थिक सुधार में जो मतलब उप सूबेदार के पास जो भी बकाया राशि रहता है, जैसे बिहार का उप सूबेदार रहता है राजनारायण के पास जो भी बकाया है वो मांगता है, नहीं देने पर राजनारायण को अपने पद से हटा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए
यहाँ पे हम आपको बताए थे कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेज को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिला था। उसे ही दस्तक कहा जाता था। उसे ही क्या कहा जाता था? दस्तक कहा जाता था। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दीवानी अधिकार में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में 3000 वार्षिक कर देकर मुक्त व्यापार कर सकता था। यह आपको बताए थे कि फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में 3000 वार्षिक कर देकर मुक्त व्यापार कर सकता था। उसी को क्या कहा जाता था? उसी को दस्तक कहा जाता था। दस्तक एक तरफ से यह लाइसेंस था या परमिट था कि जब भी मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जाता था तो इसको मतलब टैक्स नहीं लगता था। अब देखिए, अंग्रेज जो था दस्तक का बहुत दुरुपयोग करने लगा। अंग्रेज जब दस्तक का दुरुपयोग करने लगा तो उससे बंगाल के नवाब के राजस्व की बहुत सारी हानि होने लगी। कैसे हानि होने लगी? अब जैसे मान लीजिए यह बंगाल का क्षेत्र है, कोई व्यक्ति बंगाल में प्रवेश करेगा तो यहाँ सीमा शुल्क, इसे चुंगी कर कहा जाता है, चुंगी कर कुछ न कुछ लगेगा। अंग्रेज को नहीं लगता था क्योंकि अंग्रेज को केंद्र से, मुगल के तरफ से यह फ्री पास दिया गया था, जिसे ही दस्तक कहा जाता था। अंग्रेज को नहीं लगता था। मान लीजिए कोई भारतीय व्यापारी है, मान लीजिए ए नाम का कोई भारतीय व्यापारी है, अगर ये बंगाल में प्रवेश करेगा अपना सामान के साथ, इसे 20 रुपया मान लीजिए टैक्स लगेगा, और ये 20 रुपया टैक्स लगेगा और ये बंगाल के नवाब के खाता में जाएगा, मतलब बंगाल के राजस्व में जाएगा। लेकिन होता क्या था? अंग्रेज को टैक्स लगता नहीं था। अंग्रेज यह मतलब ए नाम का जो भारतीय व्यापारी है, इससे कहता था कि आप हमको जो है 20 रुपया अगर उसको दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमें 5 रुपया ही दीजिए, 5 रुपया दीजिए, हम आपका सामान यहाँ पास करवा देंगे। तो भारतीय व्यापारी भी सोचता था कि चलो ठीक है, 20 रुपया की जगह मेरा 5 ही रुपया में सामान पहुंच जा रहा है, तो वो सब अंग्रेज को ही 5 रुपया दे देता था। अब हुआ कि यह 20 रुपया जो बंगाल के नवाब के राजस्व में जाता था, वो नहीं जाके यह 5 रुपया अंग्रेज के पास जाने लगा। अंग्रेज इस दस्तक का दुरुपयोग करके बहुत सारा रुपया कमाने लगा। उससे क्या हुआ? बंगाल के बहुत सारे राजस्व की हानि हुई। यह बात की सूचना मतलब नवाब को था, लेकिन नवाब कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन मीर कासिम क्या करता है? मीर कासिम बोला कि अब बंगाल के क्षेत्र में, मीर कासिम क्या बोले कि अब बंगाल के क्षेत्र में कोई भी व्यापारी प्रवेश करेगा उसे सीमा शुल्क लगेगा ही नहीं, सबको टैक्स फ्री कर दिया गया, किसी को नहीं लगेगा। अंग्रेज को तो नहीं लगता था, बोला कि किसी को भी नहीं लगा। उससे क्या हुआ कि अंग्रेज का जो इनकम आ रहा था, या 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया जो इनकम आ रहा था, मतलब बताने के लिए कर रहे हैं 5 रुपया 10 रुपया, समझाने के लिए जो इनकम आ रहा था, वो अंग्रेज का इनकम क्या हो गया? समाप्त हो गया। बोला बंगाल का नवाब मेरे राजस्व में नहीं आता है तो अंग्रेज का भी राजस्व में नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या किया कि पूरा बंगाल में जो था सीमा शुल्क फ्री कर दिया। कोई भी व्यापारी के लिए, कोई भी व्यापारी आइए, आपको टैक्स नहीं लगेगा। इससे अंग्रेज बहुत आहत हो गए क्योंकि अंग्रेज के पास बहुत सारा इनकम आ रहा था। इससे बहुत सारा अंग्रेज वो इनकम का सोर्स बना लिए थे इस दस्तक को। तो इस दस्तक का दुरुपयोग को दूर करने हेतु बंगाल में चुंगी कर जिसे सीमा शुल्क कहा जाता है, चुंगी कर फ्री कर दिया। यही दस्तक, यही जो चुंगी कर फ्री कर दिया, यही बक्सर के युद्ध का कारण भी बनता है। इससे अंग्रेज समझ जाता है कि मीर कासिम को हम नवाब बना के गलती किए, अब वो मीर कासिम को नवाब के पद से हटाना चाह रहा है। इसी दस्तक का जब दुरुपयोग, अंग्रेज जो दस्तक का दुरुपयोग कर रहा था, जब उसको रोक दिया गया तो अब मीर कासिम को अंग्रेज हटाना चाह रहा है, लेकिन मीर कासिम हटने के लिए तैयार नहीं है। इसी घटना के क्रम में
अब अंग्रेज मीर कासिम को नवाब के पद से हटाना चाह रहा है। जैसे मीर जाफर में क्या हुआ था कि मीर जाफर को बोला और मीर जाफर नवाब के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मीर कासिम को जब बोला तो मीर कासिम नवाब के पद से हटने वाले नहीं है। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में इसी दस्तक का दुरुपयोग, मतलब अंग्रेज का जो दस्तक का दुरुपयोग को दूर करने हैं तो बोले समझाए कि बंगाल में सीमा शुल्क या चुंगी कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इससे क्या हुआ, सीमा शुल्क या चुंगी कर फ्री ने कर दिया, समाप्त ही कर दिया, समाप्त कर दिया कि किसी से सीमा शुल्क लिया ही नहीं जाएगा। इससे अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में एक संघर्ष शुरू हो जाता है और उसी संघर्ष के क्रम में 3 युद्ध लड़ा जाता है। उस युद्ध को समझते हैं। वो कौन सा 3 युद्ध है, देखिए, कटवा, गिरिया, उदय नाला। उदय नाला, इसे उधोलना भी कहा जाता है। उधोल उधोलना उधोलना उधोलना। तो कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उदय नाला। गिरिया का युद्ध इससे पहले भी पढ़ चुके थे, गिरिया का प्रथम युद्ध, इसे गिरिया का दूसरा युद्ध कह सकते हैं। तो कटवा, गिरिया और उदय नाला या उधोलना का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? कटवा को करवा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो कटवा, गिरिया, उदय नाला या उधोलना का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में होता है। यह तीनों युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में होता है, समझ गए। ये 1763 ईस्वी में। तीनों युद्ध कब होता है? 1763 ईस्वी में। यह भी युद्ध 1763 ईस्वी में, यह भी युद्ध 1763 ईस्वी में। 3 युद्ध होता है, समझ गए। सबसे पहले कटवा का, उसके बाद गिरिया का, उसके बाद उदय नाला का युद्ध या उदोलना का युद्ध होता है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में। मीर कासिम युद्ध हार जाता है और अंग्रेज युद्ध जीत जाता है। जब मीर कासिम युद्ध हार जाता है, मीर कासिम युद्ध हार जाता है, अंग्रेज जब युद्ध जीत जाता है तो मीर कासिम अपनी राजधानी छोड़ देता है। मुंगेर छोड़ के पटना की तरफ आता है और पटना की तरफ आने के क्रम में मीर कासिम पटना में लगभग 148 अंग्रेज को मौत का घाट उतार देता है, जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पटना में, यहाँ समझ लीजिए, पटना हत्याकांड, पटना हत्याकांड। मीर कासिम के द्वारा जर्मन ऑफिसर सिमेरू से मिलकर, मीर कासिम और जर्मन ऑफिसर, मीर कासिम और जर्मन ऑफिसर सिमेरू मीर कासिम और जर्मन ऑफिसर सिमेरू दोनों ने मिलकर कहने का मतलब, जर्मन ऑफिसर सिमेरू इसने साथ दिया था मीर कासिम का। मीर कासिम और मीर कासिम के साथ जो भी सेना था, मीर कासिम और जर्मन ऑफिसर सिमेरू ने मिलकर 148 अंग्रेज को मौत का घाट उतार दी। तो इसका हत्या कर दिया, 148 अंग्रेज का हत्या कर दिया, जिसे क्या कहा जाता है? पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पटना हत्याकांड में 2 भारतीय भी मरा था, 2 भारतीय भी मरा था। एगो था राजा राजनारायण, एक था जगत सेठ। तो ये 2 भारतीय के बारे में भी आपको याद रखना है। 148 अंग्रेज में मतलब 2 भारतीय भी थे, वो राजा राजनारायण और जगत सेठ, क्योंकि यह लोग अंग्रेज का हिस्सा दिए थे, इसलिए ये सब को भी मतलब हत्या कर दिया। इसी हत्या को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो
पटना हत्याकांड भी कब हुआ था? 1763 ईस्वी में हुआ था। अक्टूबर 1763 ईस्वी के आसपास पटना हत्याकांड हुआ था। इसमें पूछेगा कि मीर कासिम का सहायता करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जर्मन ऑफिसर सिमेरू था। ठीक, उसमें क्या हुआ था? 148 अंग्रेज को, मतलब पटना में जो था उसमें 148 अंग्रेज में औरत भी थी, मतलब औरत भी थी, बच्चे भी थे, सबको मतलब मीर कासिम के द्वारा मार दिया गया। उसमें दो भारतीय भी था, राजा राजनारायण और जगत सेठ। तो इसी घटना को पटना हत्याकांड के नाम से, क्योंकि पटना में अंग्रेज को 147 अंग्रेज को मार दिए थे, जिस कारण से पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पटना हत्याकांड आप समझ गए। फिर उसके बाद पटना हत्याकांड के बाद इसमें अंग्रेज में एगो सेना था, सेनापति था एडम्स। सेनापति एडम्स का भी हत्या कर दिया जाता है। एडम्स सहित 148 अंग्रेज के हत्या कर दिया जाता है। यहाँ से मीर कासिम भाग के चला जाता है अवध, अवध के क्षेत्र में चला जाता है। फिर अंग्रेज क्या करता है? मीर कासिम हट गया तो फिर अंग्रेज मीर जाफर को फिर से दोबारा नवाब बनाया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए ये सब आप नोट्स बना लीजिएगा, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। जो भी दिक्कत होगा आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला नवाब बनता है मीर जाफर। मीर जाफर फिर 1763 ईस्वी से लेके फरवरी 1765 ईस्वी तक रहता है। समझ गया। अब इसके समय में क्या होता है? देखिए मीर जाफर को फिर से दोबारा से अंग्रेज को फिर याद आ गया कि नहीं, मीर कासिम नहीं ठीक है, मीर जाफर ही ठीक था। तो मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया जाता है। 1763 ईस्वी में नवाब बनते हैं और फरवरी 1765 ईस्वी तक रहता है। लेकिन मीर कासिम भी अभी रुकने वाले नहीं है। अंग्रेज को भी चाहता है कि ये अंग्रेज को हटा के, मतलब अंग्रेज को हटाना चाह रहा है मीर कासिम। तो मीर कासिम क्या करता है? अब इसी के शासनकाल में होता है वो घटना, इसलिए इस बंगाल के गवर्नर का नाम लिख दिया। मीर कासिम, मीर कासिम भागकर जब पटना में 148 अंग्रेज को जब मार दिया गया मीर कासिम के द्वारा, फिर अंग्रेज सेनाधिकारी आता है और मीर कासिम वहां से फिर भाग जाता है और मीर कासिम भागकर अवध चला जाता है। अवध चला जाता है, अवध चला जाता है और वहां त्रिकूट का निर्माण करता है। त्रिकूट का निर्माण करता है। तो देखिए त्रिकूट क्या है? त्रिकूट या त्रिमैत्री कहते हैं। देखिए त्रिकूट में क्या होता है? एक तो मीर जाफर रहता है। त्रिकूट में कौन कौन रहता है? त्रिकूट में मीर जाफर। तो मीर जाफर कौन है? इसे बंगाल का अपदस्थ नवाब है, मतलब अपने पद से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो इसलिए इसे कहा जाता है बंगाल का अपदस्थ नवाब। बंगाल का अपदस्थ नवाब। और अवध का नवाब सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला। उससे पहले सिराजू दौला था, वो बंगाल का नवाब था। ये सुजाऊ दौला है, यह अवध का नवाब है। अवध का नवाब। और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय यह मुगल बादशाह है। मुगल बादशाह यह भी अवध के यहाँ ही, मतलब अवध के नवाब के यहाँ सुजाऊ दौला के दरबार में रहता है। कौन आता है उसी के दरबार में? देखिए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इस समय मुगल, मतलब दिल्ली पे इमादुल मुल्क इसका वजीर था, दिल्ली पे शासन चल रहा था। इमादुल मुल्क इसको दिल्ली में नहीं घुसने दे रहा था। इसके कारण हम आपको बताए थे उत्तरवर्ती मुगल काल में कि शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब के यहाँ ही शरण लिए रहता है। शाह आलम द्वितीय रहता है मुगल बादशाह, सुजाऊ दौला रहता है अवध के नवाब, और मीर जाफर रहता है बंगाल का अपदस्थ नवाब। यह तीनों मिलकर त्रिकूट का निर्माण करता है और तीनों सोचता है कि अंग्रेज से क्या किया जाए, अंग्रेज से बदला लिया जाए। अब देखिए मेन इसका रहता है मीर जाफर को अंग्रेज से बदला लेना। इस सब क्यों घुस जाता है? तो सुजाऊ दौला भी चाहता है जब बंगाल पे कब्जा हो जाएगा तो बंगाल और अवध का सीमा टच कर रहा था, तो उसको भी पता था जब बंगाल पे अंग्रेज कब्जा कर लेगा तो उसके बाद अवध पर ही अंग्रेज का
निशाना रहेगा, अंग्रेज का ध्यान रहेगा। इस कारण सुजाउद्दौला सोचता था कि अभी मौका है, अभी हम अंग्रेज से मतलब अभी अंग्रेज से युद्ध करके अंग्रेज को हरा देते हैं। ठीक इसी क्रम में शाह आलम भी शाह आलम भी चाहता है कि मेरा भी कुछ अधिकार है। इसके कारण तीनों आदमी मिलकर त्रिगुट का निर्माण करता है और तीनों का सेना शामिल होकर एक युद्ध लड़ता है जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 कहीं कहीं 23 अक्टूबर, याद रखिएगा, या तो ऑप्शन में एक ही रहेगा, या तो 22 रहेगा या 23 रहेगा। 22 या 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को यह युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? ये त्रिगुट सेना बोल दीजिए या संयुक्त सेना बोल दीजिए इसको, संयुक्त सेना। त्रिगुट बोलिए या संयुक्त सेना बोलिए, तो किसके किसके बीच में होता है? तो संयुक्त सेना, संयुक्त सेना वर्सेस अंग्रेज। देखिए संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन करता है? तो गुरगीन खां। इसका नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन है? तो गुरगीन खां। गुरगीन खां बताए थे। और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो। देखिए प्लासी के युद्ध में छल का युद्ध था, लेकिन यहाँ आमने सामने का युद्ध है, आमने सामने युद्ध करता है। बक्सर के युद्ध में देखिएगा संयुक्त सेना का लगभग 50,000 सैनिक था और अंग्रेज के पास लगभग 10,000 सैनिक, 10,000 था जिनमें 7,000 कुछ सैनिक था। दोनों के बीच में युद्ध होता है, फिर भी संयुक्त सेना युद्ध हार जाता है और अंग्रेज युद्ध जीत जाता है। इसका क्या कारण था? इस बार भी बहुत सारा व्यक्ति जो है अंग्रेज की तरफ मिल गया था और इसमें जो है तीनों का सेना में आपस में तालमेल नहीं था कि कैसे युद्ध करना है, कैसे युद्ध लड़ना है, किस तरह का टेक्निक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब तालमेल नहीं था। ऐसे युद्ध में कूद गया, भारी बल लेकर कूद गया। तो भारी बल से भी युद्ध नहीं जीता जाता है, टेक्निक होना चाहिए। तो इसी के कारण संयुक्त सेना युद्ध हार जाता है, संयुक्त सेना युद्ध हार जाता है और हेक्टर मुंडो युद्ध तो अंग्रेज जीत जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर ऑप्शन मिलेगा। 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसमें एक तरफ था संयुक्त सेना, एक तरफ अंग्रेज। संयुक्त सेना में आपको याद रखना चाहिए कि मतलब याद रखना ही चाहिए कि कौन कौन थे। तो बंगाल का 10 नवाब मीर जाफर थे, अवध का नवाब सुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडे ने किया था। अब देखिए बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। आपको जवाब देना है। हम जब यहाँ पे बंगाल का गवर्नर बताए थे, आपको जवाब देना है, कमेंट में जवाब लिखना है कि बक्सर युद्ध के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था। जब हम वहां पे गवर्नर का कार्यकाल लिखे थे तो वहां से आप देख के जवाब दे सकते हैं कि बक्सर युद्ध के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था। कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। तो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना की हार होती है और अंग्रेज युद्ध जीत जाता है। उसके बाद क्या होता है? मीर जाफर भाग के चला जाता है, भाग के दिल्ली की ओर चला जाता है। मीर जाफर का वही 1777 ईस्वी में दिल्ली में ही मतलब निधन हो जाता है। अब बच कौन जाता है? सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अब देखिए सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जब बच जाता है तो इसके साथ अलग अलग 2 संधि किया जाएगा और इस संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से दोबारा बुलाया जाता है। सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से दोबारा बुलाया जाता है। और इसी के बाद समझते हैं कि कौन सा संधि होता है। अब देखिए मीर जाफर का निधन हो जाता है फरवरी 1765 ईस्वी में। जब मीर जाफर का निधन हो जाता है तो मीर जाफर का पुत्र नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर का पुत्र रहता है, मीर जाफर का पुत्र नजमुद्दौला, नजमुद्दौला उद दौला, नजमुद्दौला 1700 फरवरी 1765 ईस्वी से लेकर फरवरी 1765 ईस्वी से लेकर 1766 ईस्वी तक बंगाल का अगला नवाब बनता है। कौन? नजमुद्दौला। मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला उसका पुत्र आता है, यह बंगाल का नवाब बनता है। उसका पुत्र आता है नजमुद्दौला, यह बंगाल का नवाब बनता है।
अब देखिए इसके शासनकाल में क्या होगा, इलाहाबाद का 2 संधि होगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि, देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होता है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। किसके किसके बीच में होता है प्रथम संधि, तो एक तरफ रहता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव को संधि करने के लिए लंदन से बुलाया जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद का प्रथम संधि होता है। वही बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद का 2 संधि होता है। इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, और इलाहाबाद का दूसरा संधि होगा 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। यह संधि में क्या होता है, देखिए युद्ध हारा रहता है शाह आलम द्वितीय, एक तरफ से जो युद्ध हारा रहता है उसके ऊपर संधि थोप दिया जाता है, जो युद्ध जीते रहता है उसके तरफ से। इसमें क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेज को मिल जाता है, दूसरा बात, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिलता है बदले में। इसके बदले में मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेज को मिल जाता है मुगल बादशाह की तरफ से, तो उसके बदले में अंग्रेज की तरफ से मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। साथ ही साथ करा और इलाहाबाद का क्षेत्र, इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी यह संधि यह है, इलाहाबाद का प्रथम संधि कब होता है, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। इसमें होता क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी यह बात है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेज को कब मिलता है, तो इलाहाबाद के प्रथम संधि के बाद मिलता है। तो इलाहाबाद के प्रथम संधि में मिलता है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार दरोगा एग्जाम में। फिर इसमें क्या मिलता है, उसके बदले में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिलता है, और कराह और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब के अंदर आता है। अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। फिर इलाहाबाद का दूसरा संधि होता है, अब समझिए इलाहाबाद का दूसरा संधि, कब होता है, तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है इलाहाबाद का दूसरा संधि। किसके किसके बीच होता है, तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ बताए थे अवध के नवाब से इलाहाबाद और करा का क्षेत्र लेके मुगल बादशाह को दे दिया जाता है। तो अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद का क्षेत्र, इसी संधि दूसरा संधि में करा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेके मुगल बादशाह को दे दिया जाता है, और इसको युद्ध हार जाने के तौर पर 50 लाख रुपया देना पड़ता है। किसको, सुजाउद्दौला को
अंग्रेज मतलब सुजाउद्दौला को, अंग्रेज को मतलब युद्ध हर जाने के तौर पर आप क्यों युद्ध किए, इसके कारण सुजाउद्दौला को 50 लाख रुपया देना पड़ता है क्लाइव को। साथ ही साथ अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिलता है अंग्रेज को। साथ ही साथ अब यह कहता है कि अवध में अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, वाराणसी और गाजीपुर का क्षेत्र जागीरदार बलवंत सिंह को दे दिया जाता है। बलवंत सिंह को दे दिया जाता है। देखिए, वाराणसी और गाजीपुर अवध के अंदर ही आता था। अवध में मतलब सुजाउद्दौला का अधिकार था। बलवंत सिंह अंग्रेज का साथ दिया था बक्सर के युद्ध में। मेन रूप से बलवंत सिंह का ही मतलब जमीन था ये वाराणसी और गाजीपुर। अवध के नवाब के द्वारा इस पर अधिकार कर लिया था, तो उसी में फिर से इसी संधि के द्वारा वाराणसी और गाजीपुर का क्षेत्र जागीरदार बलवंत सिंह को दे दिया गया, मतलब उसे लौटा दिया गया। युद्ध हर जाने के तौर पर मिल ही गया। और साथ ही साथ अवध से जो है इलाहाबाद और करा का क्षेत्र अवध के नवाब सुजाउद्दौला से लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। तो यह बात आपको याद रखना है। इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ था, इलाहाबाद का दूसरी संधि कब हुआ था। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इलाहाबाद के संधि के समय में मुगल बादशाह कौन था। मुगल बादशाह कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। यह क्वेश्चन पूछेगा कि इलाहाबाद के संधि के समय में बंगाल का नवाब कौन था। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर नहीं होके नजमुद्दौला था। यह क्वेश्चन जब पूछेगा तो बहुत आदमी कंफ्यूज कर जाएगा। इलाहाबाद के संधि के समय में बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर नहीं होके नजमुद्दौला था। और अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो जानी है क्लाइव था। तो यह आपको याद रखना है। इलाहाबाद का प्रथम संधि, इलाहाबाद का दूसरा संधि। देखिए, इलाहाबाद के संधि के बारे में वही गुलाम हुसैन जो उस समय का इतिहासकार था, उसके द्वारा बोला गया कि इलाहाबाद का संधि में उतना भी समय नहीं लगा जितना समय एक गधे को खरीदने में लगता। मतलब सोचता कि इलाहाबाद का संधि इतना जल्दी हो गया कि इससे थोड़ा सा ज्यादा समय गधा खरीदने में लग जाता। यह टिप्पणी कौन किया था इलाहाबाद के संधि के समय में, आप नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि इलाहाबाद के संधि पर टिप्पणी किया था गुलाम हुसैन के द्वारा। क्या टिप्पणी किया गया था कि इलाहाबाद के संधि के समय में, इलाहाबाद के संधि में उतना भी समय नहीं लगा जितना एक गधे को खरीदने में लगता। समझ गए। तो यह टिप्पणी कभी पूछा जाए तो आपको जवाब देना है, गुलाम हुसैन के द्वारा किया गया था। अब उसके बाद देखिए, यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसको मिल गया, अंग्रेज को मिल गया। अब यहाँ से बंगाल में शुरू हो जाता है द्वैत शासन। बता देते हैं, बंगाल में द्वैत शासन। अब देखिए, बंगाल में द्वैत शासन, द्वैत शासन का कार्यकाल देखिएगा तो 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक है बंगाल में द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब क्या हुआ कि एक क्षेत्र में दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है, उसे द्वैत शासन कहा जाता है। अब देखिए, बंगाल में जो है नवाब के पास क्या अधिकार रहा, बंगाल में नवाब के पास अब अधिकार रहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। जो शासन प्रशासन का काम होगा वो नवाब करेगा। समझ गए। तो उसे निजामती कार्य कहा जाता है। शासन प्रशासन का जो काम होता है, शासन प्रशासन के कार्य को निजामती कार्य कहा जाता है। और टैक्स वसूलने के कार्य को, राजस्व वसूलने के कार्य को दीवानी कार्य कहा जाता है। दीवानी कार्य कहा जाता है। तो अब ये बताए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसको मिल गया, अंग्रेज को मिल गया। अब टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया अंग्रेज को, शासन चलाने का अधिकार है नवाब को। इसी को कहा गया बंगाल में क्या, द्वैत शासन। समझ गए क्यों द्वैत शासन कहा गया।
क्योंकि देखिए शासन प्रशासन जो कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है, उसी को कहा जाता है निजामती कार्य। राजस्व वसूलने के कार्य को कहा जाता है दीवानी कार्य। दीवानी कार्य मतलब दीवानी वसूल करने का, राजस्व वसूल करने का अधिकार अब 1765 के इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत किसको मिल गया? अंग्रेज को मिल गया, बंगाल बिहार उड़ीसा में। लेकिन निजामती कार्य किसके पास है? अभी भी नवाब के पास है। अब हुआ क्या कि नवाब के पास पैसा नहीं है, लेकिन कार्य सब उसी को करना है। इसके पास पैसा है, लेकिन कार्य उसको कुछ नहीं करना है। यहीं से बंगाल में शोषण शुरू हो जाता है। दीवानी कार्य में शोषण, इतना शोषण शुरू हो जाता है कि अंग्रेज मतलब इस तरह से बंगाल में कर वसूल करना शुरू करता है कि बंगाल का मतलब बंगाल में अकाल तक आ जाता है। कहीं से देखते हैं दीवानी कार्य करने के लिए अंग्रेज के द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा में एक दीवान की नियुक्ति किया गया। तो इसे ही कहा जाता है बंगाल में द्वैत शासन। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि अंग्रेज के द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा में एक एक दीवान की नियुक्ति किया गया। दीवान की नियुक्ति किया गया। ये बंगाल में किया गया मोहम्मद राजा खां को, या आप याद रख लीजिएगा, बंगाल में मोहम्मद राजा खां को। बिहार में सिताब राय, बिहार में किसको? सिताब राय को। उड़ीसा में राय दुर्लभ को। दीवान के पद पे किसको नियुक्त किया गया? बंगाल में मोहम्मद राजा खां को, बिहार में सिताब राय को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। अंग्रेज खुद नहीं टैक्स वसूलने जाता था, भारतीय से ही भेजवाता था, क्योंकि ये सब भारतीय था। भारतीय ही खुद जाके भारतीय को क्या करता था? शोषण करता था। मतलब इस तरह से टैक्स वसूला गया कि बंगाल में 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल आया था। बंगाल में जो बंगाल बहुत धनी प्रदेश था, संपन्न प्रदेश था, वहां 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा। भयंकर अकाल पड़ा। कृषि का पतन हो गया। द्वैत शासन का परिणाम क्या आया? बंगाल में कृषि का पतन हो गया, व्यापार का पतन हो गया। द्वैत शासन का परिणाम क्या आया? परिणाम में यही है द्वैत शासन का परिणाम। परिणाम में क्या है? बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, कृषि का पतन हो गया। कृषि का पतन हो गया तब नहीं अकाल पड़ा। और व्यापार का पतन हो गया। ददनी प्रथा का शुरुआत हो गया। ददनी प्रथा, देखिए ददनी प्रथा क्या था? पहले क्या होता था ना कि शिल्पकार को, जो कोई कपड़ा बनाने वाला है, जो कोई अलग अलग वस्तु बनाने वाला है, कारीगर है, शिल्पकार है, उस सबको पहले ही बंगाल के नवाब के यहाँ से पहले ही उसको ऑर्डर दे दिया जाता था। मान लीजिए ये मार्कर बनाना है, ये मार्कर बनाने में 10 रुपया खर्च आएगा। तो पहले क्या होता था कि बंगाल के नवाब शिल्पकार को पहले ही ऑर्डर दे देता था कि ठीक है 10 रुपया लगेगा, तो आपको 10 रुपया पहले ही दे देते हैं, आप बना के दीजिएगा। लेकिन अब अंग्रेज क्या करना शुरू किया? अगर मार्कर बनाने में 10 रुपया लग रहा है, तो अंग्रेज पहले उसको 100 ऑर्डर दे देता था कि आपको 100 मार्कर बनाना है। अब 100 मार्कर का 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपया हो गया। तो अंग्रेज क्या करता था? उसको 500 रुपया दे देता था, बोलता था ये मार्कर बनाइए और इसी में आपको मार्कर बनाना है। तो उसमें करना की लगा, मतलब बंगाल के कारीगरों के द्वारा क्या करने लगा कि अपना अंगूठा काट लेता था। कहता था कि मेरा अंगूठा काट लेता था, कहता था मेरा अंगूठा कट गया, इसके कारण हम मार्कर नहीं बना पाएंगे। तो उसे ही उसी प्रथा को कहा गया, ददनी प्रथा कहा गया। साथ ही साथ द्वैत शासन पे टिप्पणी किया था के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर के द्वारा कहा गया द्वैत शासन के बारे में, बेशर्मी और लूट का काल है। बेशर्मी
के एम पनिकर के द्वारा टिप्पणी किया गया, सॉरी, के एम पनिकर के द्वारा टिप्पणी किया गया द्वैत शासन डाकुओं का राज है, डाकुओं का राज है। और पर्सिबल पर्सिबल स्पीयर के द्वारा टिप्पणी किया गया कि द्वैत शासन पर्सिबल स्पीयर के द्वारा टिप्पणी किया गया द्वैत शासन बेशर्मी व लूट का काल है। मतलब बंगाल में द्वैत शासन के बारे में टिप्पणी किया कि अब पनिकर के द्वारा बोला द्वैत शासन में डाकुओं का राज था, और पर्सिबल स्पीयर टिप्पणी किया कि द्वैत शासन बेशर्मी और लूट का काल था, मतलब बेशरम होके लूट रहा था। तो इसी के बाद देखते हैं कि द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैत शासन को खत्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अब यहाँ से एक बात और समझ लीजिए, नजमुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बनता है सैफुद्दौला 1766 से लेकर 70 ईस्वी तक रहता है। फिर 1770 में बनता है मुबारक उद्दौला 1770 से लेकर 1775 तक। 1772 ईस्वी में निजामती अधिकार जो अभी बताए निजामती कार्य, तो निजामती कार्य करने का अधिकार जो नवाब के पास था वो भी 1772 ईस्वी में नवाब से ले लिया जाता है, और 1775 ईस्वी में बंगाल में नवाब का पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला। तो आप समझ गए होंगे बंगाल में हम आज क्या क्या पढ़े। तो सिराजुद्दौला के कार्यकाल को पढ़ना स्टार्ट किए थे। सिराजुद्दौला के कार्यकाल में जानिए किस तरह मनिहारी का युद्ध हुआ, उसके बाद अलीनगर का संधि हुआ, उसके बाद पलासी का युद्ध लड़ा गया। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का प्रथम क्रांति कहा गया। उसके बाद मीर जाफर गद्दी पर बैठते हैं। मीर जाफर के शासनकाल में हम देखे क्या क्या हुआ। मीर जाफर के शासनकाल में 1757 से 1760 ईस्वी के बीच में मीर जाफर का कार्यकाल था। 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बैठाया गया, उसे बंगाल का दूसरा क्रांति कहा जाता है। फिर मीर कासिम के द्वारा राजधानी परिवर्तन किया गया, 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक रहा। मीर कासिम को फिर 1763 ईस्वी में हटा दिया गया, तो मीर कासिम विरोध करता है। उसमें मीर कासिम के द्वारा 3 युद्ध लड़ा जाता है, कटवा, गिरिया और उदयनाला का युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद मीर कासिम के द्वारा पटना हत्याकांड का अंजाम दिया जाता है। उसके बाद मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल बादशाह के द्वारा मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, और बक्सर का युद्ध जो लड़ा जाता है उसे बंगाल का तीसरा क्रांति कहा जाता है। देखिए बक्सर की युद्ध की तुलना इतिहासकारों के द्वारा ऐसे पलासी के युद्ध की तुलना पानीपत के प्रथम युद्ध से किया गया, वैसे ही बक्सर के युद्ध की तुलना खनवा के युद्ध से किया जाता है। बक्सर के युद्ध की तुलना खनवा के युद्ध से किया जाता है, और बक्सर के युद्ध को बंगाल का तीसरा क्रांति कहा जाता है। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद हम लोग इलाहाबाद के संधि देखे, इलाहाबाद के प्रथम संधि, इलाहाबाद के दूसरा संधि। उसके बाद फिर हम लोग बंगाल में द्वैत शासन देखे, द्वैत शासन कार्यकाल देखे, और द्वैत शासन फिर खत्म होता है। फिर उसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया था, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। यह चैप्टर जो है बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग जब इन दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो कहीं से भी आप क्वेश्चन बनाइएगा, लगभग आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप लोग बढ़िया से नोट्स बना के पढ़िएगा। जय हिंद।